आप सभी का इस 8 बजे के कार्यक्रम में स्वागत है। अपनों की बात, ये कार्यक्रम की रूपरेखा शुरुआत हम लोगों ने ऐसे की कि कोरोना काल में ये जो महामारी का दौर है, 100 वर्षों की महामारी है। पिछले 100 वर्षों में ऐसा एक ही इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें पूरी दुनिया में भय का माहौल है, विशेषकर अभी हिंदुस्तान में भय का माहौल है और लोग इससे काफी अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको हल्के में भी लेते हैं। सभी को सचेत करने और सबसे अपनों की बात करने कि हम अपने को कैसे खो रहे हैं, जिनके साथ हम बचपन बिताए हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास हम हाफ पैंट में घूमते थे वो छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। दुख होता है, पीड़ा होती है कि हम लोग कैसे हालात में अब जी रहे हैं कि हम लोग अपने अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े होने के बावजूद भी हम लोग अपनों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जितना कोशिश कर पा रहे हैं अपनों की हो सके ये कर रहे हैं, लेकिन जो सीमा है मेडिकल फैसिलिटी की भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में वो कम है और हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि इस कोरोना काल में हमें कैसे रहना है, कैसे सचेत रहना है। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, विभागाध्यक्ष रहे हैं IIT ISM के मैनेजमेंट स्टडीज के और काफी अखबारों में लिखते रहे हैं। इनके विचारों में, इनकी बातों में ये इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर की एक भूमिका आज हम लोग के बीच में रखेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग जब इनसे चर्चा शुरू करेंगे तो एक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेद के ऊपर इनकी अच्छी पकड़ है। कोरोना के फर्स्ट स्टेज में मैंने इनका खूब उपयोग किया था और बहुत सारे ग्रुप्स पे व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और उस इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और घरेलू उपचार करके भी आप अपने आप को कैसे सेफ रखें। तो हम लोग इस चर्चा को शुरू करते हैं। आपको रोज नए आंकड़े बनते दिख रहे होंगे, रोज नए रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहे होंगे, रोज नए लोग की स्थिति पे अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही होंगी, आपको समाचार दिख रहा होगा। मेरा इतना ही कहना है कि हमें सबसे पहले भय मुक्त होना है, अनुशासित होना है। हमें ऐसे रास्ते अपनाने हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाए। अगर हम ये करने में सक्षम हुए, कामयाब हुए, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस कोरोना पे विजय पा सकते हैं। देखिए राजीव जी, ये इसको हम लोग मनोविज्ञान की भाषा में लाइफस्टाइल डिसरप्शन बोल सकते हैं। असल में हम लोग कभी भी इस तरह के लाइफस्टाइल के आदी नहीं रहे हैं। बाजार जाना, बाजार से सौदा लेना, ये बड़ी पुरानी हमारी आदत है। अब दिक्कत क्या है कि अचानक से इस पर एक बंदिश लग गई। तो वो कहते हैं ना कि आदतें तो बहुत मुश्किल से जाती हैं, तो लोगों को बार बार ये समझाना पड़ता है। जैसे आप एक छोटा सा इसका उदाहरण ले लीजिए, हेलमेट पहनने की बात। अब सर तो हेलमेट पहनने वाले का है, लेकिन फिर भी उसको समझाना पड़ता है कि भाई हेलमेट पहनो नहीं तो सर टूटेगा गिरने पर। फिर भी वो नहीं पहनता है या भूल जाता है, क्योंकि आदत जो है, आदत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है। तो अब ये कोरोना काल में क्या हुआ है कि लाइफस्टाइल बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और हम अभी भी वो लाइफस्टाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि तमाम सावधानी के बावजूद, तमाम जानकारी के बावजूद हम वही गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी अपनी गलतियों को दोहराते हैं। और एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोरोना का भारत में सेकेंड सर्ज है। पहले दौर में भी यही सब बातें हो रही थी, पहले दौर में भी यही सब सावधानियां बरतनी थी, लेकिन हम लोग उससे सीखे नहीं। क्यों नहीं सीखे? क्योंकि जो हमारा मानव स्वभाव है वो आम तौर पे जो चीज हम नहीं चाहते हैं उसको भूल जाते हैं। और भूलना एक बेसिकली स्वभाव है, उसको हम लोग बोलते हैं कि साहब ये जो मनोवैज्ञानिक एक प्रक्रिया है कि हम जो चीज पसंद करते हैं उसके खिलाफ कोई राय सुनने में बहुत रुचि नहीं रखते, और जो चीज हम चाहते हैं सुनना उसको ही हम सुनना चाहते हैं, उसको ही अपनाते हैं।
तो ये जो मानव स्वभाव है, इसकी वजह से क्या होता है कि हम रोज तैयारी करके तो जाते हैं कि इस बार जो है एकदम मास्क लगा के 6 फीट दूरी पर, लेकिन जहां पहुंचे बाजार में वो जो जल्दी जल्दी लेने का लोभ है, वो हम संवरण नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ना, ये मतलब प्रोफेशनल्स भी यही गलती करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में बड़े बड़े बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन भी वही भूल करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, जबकि वो तो बड़े बड़े सीजन प्लेयर हैं। तो वही चीज हम भी करते हैं, ये स्वभाव है। लेकिन साथ साथ लोगों को एक बात है कि लोगों को आवश्यकता एक बात की है कि उनका मनोबल ऊंचा कैसे रहे। अभी देखिए, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था, लोगों का ब्लड प्रेशर सही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी सही है, थोड़ी सी सर्दी बुखार है, बीपी भी सही है, लेकिन उसका पल्पिटेशन पल्स जो है वो बहुत हाई हो जा रहा है। तो लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उनको बताया जाए कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, इस पे डॉक्टर पाठक आप क्या सोचते हैं? इसका कारण है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये एंजाइटी बढ़ गया है उनका, और एंजाइटी बढ़ने का मूल कारण है डर। डर इस बात का कि कोरोना पकड़ा है तो मेरी जान गई, इसलिए वो उनके दिमाग में ये हार्ट बीट बढ़ता है, पल्स रेट बढ़ता है, पैल्पिटेशंस बढ़ता है, पाउंडिंग ऑफ द हार्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन जब हम उनको ये बताएंगे कि भाई कोरोना पकड़ने वाले लोगों में 97-98 आदमी ठीक होता है, आप 97 में ही हैं, आप 3 में या 2 में नहीं है। आज क्या हो गया है, ये दिमाग में बैठ गया है कि लोग अपने को 2 या 3 में मान रहे हैं बजाय 97-98 मानने के। ये जो चीज है, ये बेसिकली अगेन मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा हेडलाइन मैनेजमेंट इसमें गड़बड़ हुआ है। मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ। महेंद्र जी सृजन शोध संस्थान से जुड़े हुए हैं और नेचुरोपैथी सेंटर जो सृजन शोध संस्थान चला रही है उसके संयोजक भी। नेचुरोपैथी एक ऐसी क्रिया है जिसके बारे में लोग सोचते थे कि पहले ये बड़े लोगों के लिए होती थी, लेकिन धनबाद जैसे जगह में नेचुरोपैथी सेंटर की स्थापना से इस बात को बल मिला है कि हम अपने नेचर से जुड़ करके कैसे अपने खान पान में और बाकी चीजों में बदलाव करके अब कैसे बदलाव करें। नमस्ते। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल मंत्र वो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा है। अपने भोजन में किस तरह से हम परिवर्तन करें या भोजन करने के तरीके में किस तरह से परिवर्तन करें और किस तरह से कौन सा भोजन हम किस समय में किस ऋतु में खाएं और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई हम कैसे करें, इन तरीकों से आज जो बात बार बार एक बात उठती है, इम्यूनिटी की बात जो उठती है और अपने शरीर के भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने की बात उठती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। आयुर्वेद उसका साथी है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद का साथ एक साथ लेकर प्रिवेंशन के दृष्टि से अगर आदमी नेचुरोपैथ का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। आपकी बात बहुत बढ़िया। हम लोग के बीच में डॉक्टर अनिल हैं। डॉक्टर अनिल कुमार जो है वो धनबाद में और पिछले कोरोना के पहले काल के समय में हम लोगों ने इनकी काफी मदद ली थी और काढ़ा बनाने से लेके दवा से लेके इन्होंने काफी मदद की है और बहुत लोगों को काढ़ा बना के फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा है। मतलब ये बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास किया था पिछली बार। तो कोरोना काल 2 में हम लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अनिल जो है इस पर प्रकाश डालेंगे कि नेचुरोपैथी के जो आयुर्वेदाचार्य में आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को डेवलप करने, क्योंकि कफ पित्त और वात की ही बात होती है आयुर्वेद में, तो उसमें क्या किया जाए कि किस तरह के रास्ते अपनाए जाए, कौन से ये दिया जाए या क्या उपचार की विधि हो आयुर्वेद के हिसाब से जो घरेलू में संभव हो। जय आयुर्वेद। सबसे पहले इस भयानक महामारी में सभी लोग स्वस्थ रहे, इसकी मैं भगवान धन्वंतरी से कामना करता हूँ। इस विकट परिस्थिति में सबसे पहली बात, अफवाह पे ज्यादा ध्यान न दें। झूठी अफवाह, भयमुक्त
होना जरूरी है लोगों से। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए आयुर्वेदा में 3 चीजें होती है, वात पित्त कफ। इन 3 चीजों में 2 चीजें बैलेंस होने की वजह से ये सारी दिक्कतें आती है। रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए सबसे पहले योगा में भस्त्रिका जरूर करें, भस्त्रिका जरूर करें, भस्त्रिका करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। ये 2 चीज मस्ट है। भस्त्रिका करने से ये फेफड़ा जो लंग्स है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पूरा नाक और लंग्स का ये पूरा होता है। आयुर्वेद के सेवन से और घरेलू उपचार से, दोनों उपचार को मिक्स करके कैसे अपने आप को इम्यून पावर बढ़ा लिया जाए और कैसे लोग अपने दिनचर्या में बदलाव करें, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। दिनचर्या में और घरेलू उपाय। दिनचर्या अपना लाइफ स्टाइल अपना योगा से शुरू करें, और डाइट प्लान में आप तुलसी का सेवन करें, तुलसी ड्रॉप का काढ़ा का सेवन करें, और गिलोय का सेवन करें। ये मस्ट है 3 चीज। ज़्यादा है तो नीम पत्ती को पीस के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें, और कच्ची हल्दी को लेके छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसको छाया में सुखाकर 1-1 गोली 2 बार कंटिन्यू लें, जब तक ये अपना कोरोना का समय रहता है। डॉक्टर पाठक, हम लोग जिस चीज़ों पे अभी चल रहे हैं कि आयुर्वेद का एक अपना महत्व है इलाज के लिए, लेकिन तत्कालिक तौर पे हमें ऑक्सीजन और सारी फैसिलिटीज चाहिए, तो उसके लिए एलोपैथिक ही जाना पड़ता है। तो आपका जो ये आप चूंकि मैनेजमेंट के और मोटिवेशन देने के लिए आप काफ़ी मशहूर हैं और सारी जानकारियों को बहुत ओपन तरीके से शेयर करते रहे, हम लोग को ये बताइए कि आखिर ऐसा जो इस बीमारी का ये जो महामारी का दौर चला है, इस दौर में अपने आप को फिर से मैं वो क्वेश्चन दोहराता हूँ कि जो भी आपके पास लोगों को मोटिवेट करने के तत्व हैं, जो आपके पास जानकारी है, उनको और थोड़ा एलिबरेट तरीके से खोल करके उसको थोड़ा सा लोगों के बीच में रखेंगे, जिससे कि लोग अपने आप को जो अकेला महसूस करते हैं, जो अपने आप को आज के दिन कहते हैं कि अब मैं बचूंगा नहीं, जो भाव इस तरह का नेगेटिव बनाए हुए हैं, मैं भी सुबह तक ये भाव मन में लेके चल रहा था कि बहुत बुरी स्थिति है, कैसे हम लोग इससे पार होंगे। लेकिन जब हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया दोबारा से, क्योंकि कई ऐसे लोग अपने बीच से जा रहे हैं जो काफी युवा हैं, कई ऐसे जा रहे हैं जिनके साथ हम लोग बचपन बिताए हैं, अपने बचपन में उनके वो बड़े थे और हम छोटे थे वाली बात वाली स्थिति है ये। वो है इसका, इस पूरे प्रकरण का मनोवैज्ञानिक पक्ष। अब आप देखिए, एक आम आदमी के मन में एक दिन में कोई 50,000 से ऊपर विचार आते हैं, और मजे की बात यह है कि उसमें से अधिकांश यानी समझिए 90-95% विचार नकारात्मक आते हैं। अब दिक्कत क्या है, जैसे आप ही ने कहा या किसी ने कहा कि कोई टेलीफोन आता है, डर लगता है कि पता नहीं क्या हुआ भाई। तो ये जो नकारात्मकता है, ये इसलिए आता है क्योंकि ये हमारे दिमाग में इस तरह के विचार उभरते रहते हैं। एक और भी बात है कि इनमें से, इन नकारात्मक विचारों में से एकदम से 99% विचार कभी सही होंगे भी नहीं, ये भी तय है। लेकिन फिर भी हमारा वो स्वभाव इस तरह का है कि हम नकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जो एक हमने 4th-5वीं क्लास में पढ़ा था कि एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिमाग को खाली मत रहने दें। दिमाग को कहीं ना कहीं आप व्यस्त रखें, कोई पॉजिटिव चीज में कुछ पढ़िए, दोस्तों से बात कीजिए। आजकल एक नई परंपरा शुरू हुई थी, ये कोरोना काल के पहले। आप जब किसी मित्र को टेलीफोन करते थे तो उसका व्हाट्सएप पर रिप्लाई आता था, प्लीज टेक्स्ट डोंट टॉक, यानी आप मैसेज कर दीजिए, बात करने का फुर्सत नहीं हम। और अब क्या है कि आप बात कीजिए, बात करने से बात बनेगी। दिन में रोजाना 5 दोस्तों से बात कीजिए, हाल चाल लीजिए, उनसे अपना दुख दर्द बांटिए, और इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है खाली नहीं रहेगा, ऊटपटांग विचार नहीं आएंगे। तो एक तो ये पहली बात हुई कि दिमाग को खाली मत रहने दीजिए। दूसरी चीज ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 20वीं सदी थी, इसके पहले वाली सदी,
उसमें तो हम लोग ज्यादा कष्ट झेले हैं ना, मानवता ने उसमें ज्यादा दर्द देखा, ज्यादा बड़ी त्रासदी देखी, दो दो बड़े बड़े विश्व युद्ध देखे, जिसमें मुझे लगता है कि कोई 80 मिलियन लोग, 8 करोड़ लोग मरे थे। इसके अलावा 1918 से 1920 में अकेले इसी स्पेनिश फ्लू जिसका नाम था, लेकिन उसका स्पेन से कुछ लेना देना नहीं था, स्पेनिश फ्लू भी एक तरह का फ्लू ही था, कोरोना भी एक तरह का फ्लू है, ये बड़ा क्लियर मामला है, चाहे कोई कितना भी बोले, इट इज ए काइंड ऑफ फ्लू, डेंजरस है, थोड़ा इन्फेक्शियस है, थोड़ा खतरनाक है। तो उस स्पेनिश फ्लू में दुनिया की आबादी उस वक्त 2 बिलियन थी, 2 अरब, और मरे थे 5 करोड़। अकेले हिंदुस्तान में 1 करोड़ 75 लाख मरे थे। योग के बारे में हम लोग एक योग के लिए, योग की जानकारी देने के लिए मैं महेंद्र जी से आग्रह करूंगा, जो योग के अच्छे शिक्षक हैं, उनको उनकी डिटेल हम लोग को देंगे। कल रात को जब हम लोग 8 बजे एलोपैथिक के डॉक्टर के साथ, एमडी हो या जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हमारे पास, उनके साथ जब चर्चा करेंगे तो योग की चर्चा भी उसमें कर पाए। तो महेंद्र जी से इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इस कार्य को करेंगे। योग के लिए आप प्रभाकर जी को कह सकते हैं, जो राजेंद्र सरोवर में भी करवा रखे हैं, कभी पतंजलि से जुड़े हुए हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, उसको कल हम लोग लाइन अप कर लेंगे। कल पुनः 8 बजे हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ नए लोग होंगे और कुछ पुराने होंगे, और कुछ नई बातें होंगी, और कुछ इलाज के संदर्भ में बातें होंगी, कुछ भ्रांतियां होंगी, जिनको कितना ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, कितने लेवल के बाद खतरा है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आता है तो भय का माहौल बढ़ जाता है, और स्वाभाविक भी है, किसी के लिए भी स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ 95 रहना चाहिए वहाँ 90 से नीचे आने के बाद भय का माहौल होता है। लेकिन उस समय विवेक नहीं खोए, डॉक्टर साहब की सलाह हम लोग कर लेने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर इस बारे में क्या, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। ये कार्यक्रम लोगों की जो अभी के हालात हैं, उस हालातों में उनको एक बेहतर सुझाव दे सके, उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव कर सके। इसी बात के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है हम लोग इसको समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः इस कार्यक्रम के लिए, अपनों की बात के लिए